हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम अपना लास्ट टॉपिक करेंगे इस चैप्टर का, ट्रांसफॉर्मर्स। ओके, आपको बताए रखे कि आपका मंडे को टेस्ट होगा एसी चैप्टर का, और ये लास्ट टॉपिक है। मंडे को आपकी डाउट क्लास भी रहेगी, उसमें यू कैन टेक योर डाउट्स। ओके, एक ऑलरेडी हम एक एसी की भी डाउट क्लास पहले भी लगा चुके हैं। देयर विल बी वन मोर क्लास, और आई होप कि फिर सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे आपको, जो भी आपके रह जाएंगे। ठीक है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रांसफॉर्मर्स, आसान सा टॉपिक है बिल्कुल। तो काम क्या होता है बेटा ट्रांसफॉर्मर का? वोल्टेज चेंज करना। ठीक है, कि वोल्टेज को एक वोल्टेज से दूसरी वोल्टेज में कन्वर्ट करना। ओके, तो क्या यूज है बेटा ट्रांसफॉर्मर का? चेंज वन वोल्टेज फ्रॉम अनदर, मतलब या तो हम कम से ज्यादा करेंगे या ज्यादा से कम करेंगे। ओके, इसका प्रिंसिपल इसका होता है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। पूरा का पूरा एक ट्रांसफॉर्मर आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, बड़ी सिंपल वर्डिंग में लिखा हुआ। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या था कि अगर एक कॉइल में करंट चेंज होता है तो दूसरी कॉइल में भी करंट प्रोड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा ड्यू टू द चेंज इन करंट इन द फर्स्ट कॉइल। ओके, ये इसका प्रिंसिपल है। तो देखो बेटा, इसका पहले डायग्राम बनाओ। इसमें दो डायग्राम दिए हुए हैं बुक के अंदर। ठीक है, धीरे धीरे मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा सारी चीजें कि क्या है। सबसे पहले इसका यूज, फिर इसका प्रिंसिपल। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अब ये वाली साइड प्राइमरी है, साइड सेकेंडरी, और ये मैंने बनाया है, ये क्या है बेटा? दिस इज अ सॉफ्ट आयरन कोर। ओके, ये सॉफ्ट आयरन कोर है, और इसको और थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो सॉफ्ट आयरन कोर आप पढ़ चुके हैं। एडी करंट्स के टाइम पर मैंने बताया था कि एक सॉफ्ट आयरन कोर बनाते हैं इसके अंदर। ठीक है, और ये हमारी सॉफ्ट आयरन कोर है। ठीक है बेटा, इतनी बात ध्यान रखनी है। और ये मतलब ये इतना पार्ट कोर का है, ये बीच में एम्प्टी स्पेस है। आप एनसीईआरटी का डायग्राम देखना, आपको क्लियर हो जाएगा कि आप इसको थोड़ा सा ऐसे शेडिंग कर सकते हो। ऐसा कुछ, ये प्राइमरी साइड, ये सेकेंडरी साइड। तो क्या होता है, यहां पर ऐसे वायर बाउंड होती है, इसे प्राइमरी कॉइल बोल देते हैं। इधर से ऐसे वायर बाउंड हुई, इसे सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं। ओके, ये प्राइमरी साइड, ये सेकेंडरी साइड। सिमिलरली यहां पर मैं सजेस्ट करूंगा कि दोनों डायग्राम बनाओ, सिंपल से डायग्राम है, अगर एग्जाम में आते हैं। ये डिजाइन बेटर है, हम डिस्कस करेंगे उसके मुकाबले। ठीक है, ये हमारी प्राइमरी साइड, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी। ये सॉफ्ट आयरन कोर है। सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर ये बाइंडिंग्स, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल की बाइंडिंग्स हमने बाइंड कर रखी है। ओके, अब क्या होता है बेटा कि ये एक हिसाब से इनपुट है कि आउटपुट है? इनपुट आउटपुट। तो कैसा करंट आ रहा है ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर? इसी करंट प्राइमरी कॉइल में जब एसी करंट आएगा वो क्या होगा, यहां से देखो, ऐसे ज्यादा क्लियर होगा। प्राइमरी में चेंजिंग करंट आएगा तो इट विल प्रोड्यूस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? यहां पर करंट इंड्यूस करेगा। तो म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है इन दोनों कॉइल्स के बीच में कि इसमें अगर चेंज इन करंट होगा तो इसमें भी करंट इंड्यूस होगा। तो कैसे इंड्यूस होता है कि इट अपोजेस द चेंज इन करंट इन फर्स्ट कॉइल। ओके,
उसका क्या हमारे यूज नहीं, आपको यही बात याद रखनी म्यूचुअल इंडक्शन की, अगर इसमें करंट चेंज होगा तो इसमें भी करंट इंड्यूस होगा। तो ऐसे प्राइमरी से सेकेंडरी करंट जाता है और वोल्टेज जाती है। ओके, इसमें हम कुछ असम्पशंस लिखेंगे और असम्पशंस के साथ साथ हम इक्वेशंस लिखते रहेंगे। एनसीईआरटी में दोनों बार लिखी हुई है असम्पशंस, इसलिए मैं कहता हूं उसे रीड करना। तो पहली असम्पशन हमारी ये है कि हम ये मानते हैं कि सेम फ्लक्स लिंक्ड है, सेम फ्लक्स लिंकेज बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कोयल। ओके, अब सॉफ्ट आयरन ही क्यों यूज किया है, इसके कई सारे रीजन। हमें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज करना था बेटा, क्योंकि ये जो होता है सॉफ्ट आयरन, ये एक टाइप से कंडक्टर की तरह बिहेव करता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। यहां से जो फ्लक्स जाएगी ऐसे घूम के इसके पास जाएगी, ठीक है। अब ये डिजाइन बेटर क्यों है, इसमें सेम फ्लक्स लिंकेज है, जो फ्लक्स प्राइमरी में होगा वही सेकेंडरी में होगा, तो सेम फ्लक्स है इन दोनों के अंदर। इसमें कुछ फ्लक्स लॉस हो सकता है, ओके, हम लॉसेस पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर में, उसमें से एक लॉस होता है फ्लक्स लॉस। इस केस में कुछ फ्लक्स इधर उधर जा सकता है, बट इस केस में दोनों में फ्लक्स क्या रहेगा, सेम। दैट इज व्हाई इट इज बेटर डिजाइन। तो दो चीजें हमने सीखी, ये बेटर डिजाइन है क्योंकि सेम फ्लक्स लिंकेज, और व्हाई वी आर यूजिंग सॉफ्ट आयरन कोर, बिकॉज़ सॉफ्ट आयरन कोर मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाता भी है और मैग्नेटिक फील्ड के लिए कंडक्टर का काम करता है कि फ्लक्स इसके अंदर ही रहेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा सॉफ्ट आयरन कोर से। ओके, ये पार्ट हमारा कट हो चुका है, बट आप याद रख सकते हो कि सॉफ्ट आयरन कोर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर उधर नहीं जाएंगे, फ्लक्स इधर उधर नहीं जाएगा। ओके, इसका हम क्या यूज करेंगे कि जो यहां पर प्राइमरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ है पीपी, ठीक है, ये कौन सा कोयल जो खुद में ईएमएफ इंड्यूस कर रही है, हमने सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ भी पढ़ रखा है ना, तो प्राइमरी वाली साइड पर यहां पर खुद की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसको ईपी बोल दिया हमने, दैट विल बी इक्वल टू एनपी डी5 बाय dt। एनपी के नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कोयल, आपको सब कुछ लिखना है कि ईपी क्या है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी कोयल, एनपी नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कोयल, ES माइनस NS d5 by dt। ओके, ES क्या है, सेकेंडरी कोयल में इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये क्या हो रहा है, दिस इज म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ है। और NS क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कोयल। हमने 5 सेम ले लिया, ये चीज हम यूज कर रहे हैं कि दोनों में फ्लक्स लिंकेज क्या है, सेम। मैं बेटा भी आपको थोड़ा आइडिया दे दूंगा कि हम कर क्या रहे हैं। फिर सेकंड असम्पशन है कि हम ये मानते हैं प्राइमरी साइड में करंट एंड रेजिस्टेंस बोथ आर स्मॉल, करंट एंड रेजिस्टेंस बोथ आर स्मॉल। ओके, मतलब क्या है बेटा, ये यहां पर अपना ना इनपुट है, तो यहां पर अपने को आउटपुट मिल रहा है। इनपुट है Vp, वोल्टेज एट प्राइमरी साइड, Vp EP के बराबर बन जाएगा। एक्चुअल में यहां से यहां तक आते आते वोल्टेज कम होनी चाहिए थी थोड़ी सी, Vp विल बी ग्रेटर देन EP, बट इस assumption की वजह से कि करंट और रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो हम मानेंगे पोटेंशियल ड्रॉप नेग्लिजिबल है, वी विल कंसीडर Vp इज इक्वल टू EP। में मैं बना रहा हूं, आप लोग मत बनाना डायग्राम में, आपको समझाने के लिए। ये Vp और EP है, ठीक है। थर्ड assumption है हमारी कि सेकेंडरी साइड पे करंट बहुत कम है, करंट इज वेरी स्मॉल। तो उससे क्या हो जाएगा, यहां पर है ES जो EMF इंड्यूस हो रहा है, सेल्फ इंड्यूस था, ये म्यूचुअली इंड्यूस था, और यहां पर अपने को आउटपुट मिल रहा है। अब यहां से यहां तक जाते हुए थोड़ा ड्रॉप होता, बट हमने assumption ले ली कि करंट बहुत कम है, यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, सो VS विल बी इक्वल टू ES। ठीक है, इतना सा काम आपको करना है कि आप क्या लिखोगे,
पहले प्रिंसिपल अगर पूछा जाता है, डायग्राम लेवल डायग्राम अगर पूछा जाता है, फिर वर्किंग लिखोगे कि प्राइमरी में प्राइमरी साइड पे अगर जब प्राइमरी साइड पे करंट आता है वो चेंज होता है जिसकी वजह से सेकेंडरी साइड पे क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है, फिर इसकी वर्किंग स्टार्ट कर दोगे। ओके, ऐसे assumption लिखोगे, इन सबके नाम लिख देना, ईपी क्या है, एनपी क्या है, वीपी इनपुट वोल्टेज, वीएस आउटपुट वोल्टेज, ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। अब जहां पर ईपी लिखा हुआ है वहां वीपी लिख दो, जहां ईएस लिखा हुआ है वहां वीएस लिख दो। ओके, फिर अब कर रहा हूं मैं, ये नोट कर लेना आप लोग। और आपको डायग्राम में वीपी ईपी ये सब नहीं लिखने, बस इनके नाम लिख देना। इससे अपने पास आ जाएगा वीपी माइनस एनपी डी5 बाई डी टी, वीएस माइनस एनएस डी5 बाई डी टी। इनको डिवाइड कर दो सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से, वीएस बाई वीपी आ जाएगा एनएस बाई एनपी, वीएस आ जाएगा हमारे पास एनएस बाई एनपी इंटू। ओके, ये जो रेशियो है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, ये डिसाइड करता है कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मर होगा वो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होगा या स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होगा। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कौन सा होता है, जो वोल्टेज इंक्रीज करता है। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कौन सा होता है, जो वोल्टेज डिक्रीज करता है। ओके, तो एग्जाम में कई बार आ जाते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर एक्सप्लेन करो या स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, तो ये सारा काम आपको करना है, चाहे जो सा मर्जी ट्रांसफॉर्मर है। यहां तक जितना हमने काम किया ये आपको करना है। उसके बाद क्या स्टेप करोगे कि फॉर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर आप क्या करोगे कि वीएस हमारा है एनएस बाई एनपी इंटू वीपी। आप बताओगे कि इसको एनएस बाई एनपी, इस रेशियो को बोलते हैं टर्न्स रेशियो। ओके, एनएस बाई एनपी इज कॉल्ड टर्न्स रेशियो। तो अगर ये ग्रेटर देन 1 है, इफ एनएस इज ग्रेटर देन एनपी, so Vs will be greater than, सेकेंडरी की वोल्टेज प्राइमरी से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के लिए बेटा एक स्टेप और यहाँ पर पहले पढ़ेंगे हम, फिर आते हैं दोबारा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर पे कि ये माना जाता है assume ट्रांसफॉर्मर टू बी 100% एफिशिएंट, और ये लगभग होते भी 95% तक एफिशिएंट होते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या करना है आपको, अगर ये 100% एफिशिएंट है तो इनपुट पावर आउटपुट पावर के बराबर होगी। इनपुट क्या होगा VI, आउटपुट क्या होगा VSIS। ओके, तो IS बाय IP क्या आ जाएगा, VP बाय VS। VP बाय VS अभी हमने निकाला था, वो था NP बाय NS। तो IS का भी फॉर्मूला साथ में लिखोगे, NP बाय NS इंटू। ठीक है, तो ये सेकेंडरी करंट का फॉर्मूला भी आ गया। VS के केस में आया था बच्चे NS बाय NP। ठीक है, तो यहां VP आएगा। अब देखो, मैंने भी स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर डिस्कस किया। मैंने कहा कि NS विल बी ग्रेटर देन NP, वोल्टेज बढ़ जाएगी। अगर वोल्टेज बढ़ जाएगी तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इफ NS इज ग्रेटर देन NP तो सेकेंडरी करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये याद रखना है, जब वोल्टेज बढ़ेगी करंट कम होगा, वोल्टेज कम होगी तो करंट इंक्रीज होगा। अब कई बार कहते हैं कि 100% एफिशिएंट नहीं है, क्वेश्चन आ जाता है, उसमें क्या करोगे, मान लो आपको एफिशिएंसी दे दी थीटा, तो ये इनपुट पावर
ठीक है, उसका 80% है, मतलब मान लो बीटा। तो आउटपुट पावर क्या होगी, इनपुट इनटू एफिशिएंसी। यहां से देखो बेटा, चाहे ट्रांसफॉर्मर 100% एफिशिएंट है चाहे नहीं है, वोल्टेज का फॉर्मूला सेम रहेगा कि Vs विल बी इक्वल टू Ns बाय Np इनटू Vp। करंट के फॉर्मूले में चेंज आ जाता है, तो इसे सोल्व करोगे Np, ये फॉर्मूला भी ध्यान रख सकते हो कि सेम फॉर्मूला है करंट का, बट क्या हो गया, ईटा और मल्टीप्लाई हो गया। जितनी भी एफिशिएंसी होगी 80% है तो यहाँ 0.8 कर दो। ठीक है बेटा, इतनी बात तो ये भी ध्यान रखना है जब ट्रांसफॉर्मर 100% एफिशिएंट नहीं है। आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस, एडिशनल एक्सरसाइजेस में क्वेश्चन मिलेंगे। एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि आप सारे क्वेश्चन करो, इसके जितने भी क्वेश्चन है ये हम डाउट्स क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। एक 7.22 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसके पीछे सारे आंसर दे रखे हैं, आप एक बार रीड करना, हम डाउट क्लास में डिस्कस करेंगे। और 7.25 एंड 7.26 दोनों सेम एग्जांपल है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस हैं ये, आप एक बार ट्राई करना, फिर वी विल डिस्कस इन द डाउट्स क्लास। ओके, तो इसके बाद देखो आगे कि मैं डिस्कस कर रहा था, एक तो अपने पास Vs का फॉर्मूला आ गया, एक Is का फॉर्मूला आ गया जब 100% एफिशिएंट है, या एक ही फॉर्मूला याद रख सकते हो, जब 100% एफिशिएंट होगा तो ईटा की वैल्यू क्या रख दोगे, 1 रख दोगे। ओके, तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में क्या होगा बच्चे, जो वोल्टेज को अप करेगा Ns विल बी ग्रेटर देन Np। सेकेंडरी के टर्म्स प्राइमरी के टर्म्स से ज्यादा होंगे, तो Vs विल बी ग्रेटर देन Vp एंड Ip विल बी लेस देन, Is विल बी लेस देन Ip। वोल्टेज बढ़ जाएगी, करंट कम हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसीलिए हम ट्रांसफॉर्मर्स बनाते हैं कि वोल्टेज ज्यादा करने से करंट क्या हो जाता है, कम। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी विल बी लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। यहां पर वोल्टेज कम हो जाएगी और करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, ये बस सारा ट्रांसफॉर्मर करना है। स्टेप अप में एंड में जाके आप क्या कर दोगे, सारे ट्रांसफॉर्मर में करंट वाला भी पार्ट लिखना है। 100% एफिशिएंटली मानेंगे आप क्या कहते हैं ट्रांसफॉर्मर को, वो तो न्यूमेरिकल्स के लिए, अगर 100% एफिशिएंट नहीं है। वोल्टेज और करंट के एक्सप्रेशन लिखोगे, वोल्टेज इन सेकेंडरी, करंट इन सेकेंडरी। फिर स्टेप अप है तो Ns ग्रेटर देन Np और Vs ग्रेटर देन Vp, Is लेस देन Ip। स्टेप डाउन है तो Np ग्रेटर देन Ns, तो ये सब। ओके, किसी एक के लिए कुछ नहीं लिखा होगा तो बस आप करंट और वोल्टेज का एक्सप्रेशन लिख दो। ठीक है, अब देखो इसका क्या यूज होता है कि जहां पर बेटा लाइट बनती है पावर स्टेशन पे, वहां पर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर्स लगे होते हैं। ओके, और ट्रांसफॉर्मर्स लगभग 95% एफिशिएंट है, कोई ज्यादा एनर्जी लॉस नहीं होता। वहां पर वोल्टेज को अप कर दिया जाता है बहुत ज्यादा, जैसे 40,000 वोल्टेज। ओके, और इतनी ज्यादा जब वोल्टेज अप कर देते हैं तो करंट क्या हो जाता है, बहुत कम। अब मान लो पानीपत से फतेहाबाद तक लाइट आ रही, इतनी सारी, मतलब इतना लॉन्ग डिस्टेंस है तो लॉन्ग वायर्स है, इतनी लंबी वायर्स है तो उनका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। अब क्यों वोल्टेज अप करेंगे, क्योंकि करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। वहां से लेकर यहां तक वायर में क्या आ रहा होगा, सेम करंट। तो हीट लॉस आप किससे देखेंगे, I² R से। R बहुत ज्यादा है तो हमने I को क्या कर दिया, बहुत कम, तो उससे पावर लॉस क्या होगा, बहुत कम। मैंने पहले लेक्चर में इसी आपको बताया था कि इट कैन बी, AC कैन बी एफिशिएंटली कन्वर्टेड फ्रॉम वन वोल्टेज टू अनदर। तो वो हमने किससे देखा, ट्रांसफॉर्मर से। एफिशिएंटली मतलब पावर लॉस बहुत कम हो रहा है, एनर्जी लॉस। फिर मैंने थर्ड पॉइंट बताया था, इट कैन बी इकोनॉमिकली ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो इसे ट्रांसमिट इकोनॉमिकली हम कर सकते हैं विदाउट मच लेस एनर्जी लॉस। तो ऐसे ट्रांसफॉर्मर बनाते हैं, वोल्टेज बहुत हाई कर देते हैं, करंट बहुत कम हो जाता है, तो पावर लॉस कर देते हैं बहुत कम। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वाई AC is transmitted
एट हाई वोल्टेजेस, तो आप ये आंसर लिखोगे कि जब हाई वोल्टेज होती है करंट की वैल्यू बहुत कम होती है, और आई स्क्वायर आर से एक्सप्लेन कर दोगे कि एनर्जी लॉस क्या होता है, बहुत कम। ठीक है, आप देखो जब भी सिटी से आप बाहर जाते हैं, जो ये वायर जा रही होती है जैसे अपने स्कूल के पास से भी जाती हैं, वो बहुत हाई वोल्टेज पे होती है, डेंजर साइंस भी लगे होते हैं। वो हाई वोल्टेज इसीलिए रखा जाता है, वो वायर्स बहुत ऊपर होती हैं कि करंट की वैल्यू क्या बहुत कम। फिर जब अपने शहर में आ गया करंट, फिर अपने यहाँ कौन से ट्रांसफॉर्मर लगे होंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को कम कर देंगे, करंट को इंक्रीज कर देंगे। फिर अपने घरों के आसपास भी ट्रांसफॉर्मर लगे होते हैं, वो फर्दर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होते हैं, वो फर्दर वोल्टेज को और कम कर देते हैं। कितनी कर देते होंगे, 220 वोल्ट, और करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो अपने घर पर एक लिमिटेड वोल्टेज आती है और करंट की वैल्यू हाई होती है। ओके, तो इसीलिए हम एसी को यूज करते हैं, और ये सारा ट्रांसफॉर्मर्स का कॉन्सेप्ट है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर्स, कि कौन कौन से एनर्जी लॉसेस होते हैं ट्रांसफॉर्मर में, और उन्हें कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो एक लॉस तो हम पढ़ चुके हैं, फ्लक्स लॉस। फ्लक्स लॉस को कैसे रिड्यूस करते हो कि एक ही लिंब के ऊपर, सॉफ्ट आयरन की LIM की लिंब, जो अपना फर्स्ट वाला डायग्राम था कि जो प्राइमरी कोयल और सेकेंडरी कोयल है उसको एक ही लिंब के ऊपर वाइंड कर दो तो फ्लक्स लॉस मिनिमाइज हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट डिजाइन बेटर है, बुक में लिखे हुए एक बार रीड कर लेना चारों पॉइंट्स। फिर एडी करंट लॉस, इसके लिए हमने एडी करंट पढ़ा था। एडी करंट क्यों होता है, सॉफ्ट आयरन कोर है, वो बार बार उसमें चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि एसी करंट आ रहा है, एसी करंट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, विच विल प्रोड्यूस एडी करंट्स इन द सॉफ्ट आयरन कोर। उसको हम कैसे रिड्यूस करेंगे, हमने पढ़ा था बाय यूजिंग लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर। आपको इतना लिखना है, बाय यूजिंग लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर, कि अपनी एक कोर होती है, पूरा ब्लॉक होता है, हम स्लाइस स्लाइस करके वो पूरा ब्लॉक बना देंगे, और सारी स्लाइसेस एक दूसरे से क्या होंगी, इंसुलेटेड, तो एडी करंट रिड्यूस हो जाते हैं। फिर थर्ड है रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग्स, कि जो प्राइमरी कॉइल इतने सारे टर्न्स हैं, अब इतने सारे टर्न्स हैं तो लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लेंथ बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग्स, कि वो हीट लॉस होगा उन वायर्स में, उसको कैसे रिड्यूस करते हैं, बाय यूजिंग थिक वायर्स। मोटी वायर यूज करते हैं, मोटी वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है, कम, तो ऐसे रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग्स में जो लॉस होता है उसे रिड्यूस किया जाता है। फोर्थ है बेटा हिस्टेरिसिस लॉस, ये टॉपिक था हमारे सिलेबस में, अब नहीं है तो इसको काफी एक्सप्लेन करना पड़ता है, मुझे कभी टाइम मिलेगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए याद रखना कि हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है बेटा, हिस्टेरिसिस लॉस का थोड़ा बहुत आइडिया ले लो कि ये जो कोर है, ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, चेंजिंग करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, तो कोर बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो रही होती है, उसमें एनर्जी लॉस होता है। जब कोर बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होती है, दैट एनर्जी लॉस इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस लॉस। उसको कैसे मिनिमाइज करते हैं, इसका रीजन होता है कि हम सॉफ्ट आयरन ही यूज करते हैं, कि हम और कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्यों यूज नहीं करते। देखो फ्लक्स फ्लो करवाने के लिए हमें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज करना था, तो हम कोई और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज कर सकते थे, बट कोई और करते तो उसका हिस्टेरिसिस लॉस ज्यादा होता। सॉफ्ट आयरन का हिस्टेरिसिस लॉस सबसे कम होता है, ओके, इसलिए हम सॉफ्ट आयरन को यूज करते हैं। फाइन, तो ये आपका चैप्टर अब कंप्लीट हो जाता है। मैंने आपको क्वेश्चंस दिए करने के लिए, एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस करो, एडिशनल एक्सरसाइजेस करो कंप्लीट, एंड आई विल टेक योर डाउट्स इन द डाउट क्लास। ओके, थैंक यू।